आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? चलो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में कुछ रिलेशंस वाले पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज और मास वाले पार्ट में क्या रिलेशन होता है, मोल्स वाले पार्ट से इस चीज़ को हम लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज हो गया, मास जो भी हम लोग सब्सटेंस का लेके चल रहे हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन करने के लिए या फिर रिलेशन निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली हमेशा मोल्स वाले पार्ट के ही टर्म में काम कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एस एंड ओ इन 270 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इस तरह के कुछ सिंपल कैलकुलेशन थे। एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे और उन डिस्कशंस के बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, जहाँ पे हम लोग एसटीपी कंडीशन, एक सर्टेन टाइप का पार्ट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। और उसके डिस्कशन के बाद फिर हम लोग थोड़े कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट वापस से नंबर ऑफ मोल से रिलेट करने के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ट्राई करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नोट करना शुरू करो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द number of O3 that can be formed if all the oxygens from 98 gram of H2SO4, 120 gram of CS3, COOH, and 132 gram of CO2 is taken and converted into O3। ट्राई करके देखो एक बार सवाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करके देखो। और अभिषेक अपना माइक्रोफोन ऑफ रखना क्लास के टाइम पे, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। वेरिफिकेशन के लिए आया किसी का आंसर? जिसका भी आंसर आएगा बताते जाना।
सर हाँ सर कंफर्म नहीं हो, लेकिन 14 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23/3। 14 इंटू या 14/3 होना चाहिए। O3 बोला है, O3 मॉलिक्यूल। एक मिनट देख लेते हैं। 4 यहाँ वाले पार्ट में 2 मोल्स मतलब 4, और थर्ड वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो थर्ड वाले केस में 6 132 मतलब 6, तो 6 प्लस 8 मतलब 14, 14/3 होना चाहिए। बाकी पार्ट ठीक है बट 14/3 होगा। सर इंटू 6.022 कितना? इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ ठीक है, वो तो चलेगा। एवोगाड्रो नंबर उसको कैलकुलेट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14/3 Na होगा। 14/3 यस सर Na। वही बोला। यस हाँ सर, 14/3 14/3 Na। इंटू एवोगैड्रो नंबर। चलो बढ़िया। चलो भाई ध्यान दो, जिन लोगों का आंसर नहीं है उन लोगों का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ O3, मतलब ओजोन मॉलिक्यूल का नंबर बताना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड। हम लोग कहीं से ओजोन बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बना रहे हैं? तो इफ ऑल द ऑक्सीजन्स फ्रॉम 98 ग्राम ऑफ H2SO4, मतलब 98 ग्राम H2SO4 से जितने ऑक्सीजन है, उसके अलावा 120 ग्राम CH3COH, 120 ग्राम एसिटिक एसिड से जितने ऑक्सीजन है, एंड साथ ही साथ 132 ग्राम CO2। मतलब इन तीनों स्पीसीज में हम लोग के पास जितने ऑक्सीजन है, जब इन सारे ऑक्सीजन को हम लोग निकाल लेंगे और उसको जब O3 में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग के पास कितने ऑक्सीजन के या सॉरी कितने O3 के मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे, ये कैलकुलेशन करना है। तो जैसे दिख रहा हम लोगों को कि O3 मॉलिक्यूल में टोटल 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो उल्टा भी बोल सकते हैं 3 ऑक्सीजन एटम एक O3 मॉलिक्यूल बनाएगा। अगर 6 ऑक्सीजन एटम होता तो 2 O3 मॉलिक्यूल बनाता। मतलब जितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे उसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो वहां से नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स आराम से कैलकुलेशन में यूज किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स निकालने का पार्ट तो यहाँ से आराम से रिलेट किया जा सकता है, हम लोग आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। पहला चीज। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये काउंट कर लेते हैं कि कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं हम लोगों के गिवन क्वेश्चन में। H2SO4 में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, CH3COH में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, और CO2 में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो जैसे मान लो, इसको अलग से लिख ले रहे हो, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 यहाँ ऑक्सीजन निकालना है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक फॉर्मूला सबको याद होगा, और मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि एक बार लेक्चर्स देख लें, कि लेक्चर्स वाले पार्ट में मतलब जो हम लोगों ने लेक्चर अभी तक ले रखा है उसको एक बार देख लो, तभी क्लास करना, ताकि पुराने लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए। तो इस केस में H2SO4 का जब हम लोग मोलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट वाला पार्ट 98 ग्राम दे रखा, और H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम के बराबर ही निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा ये अभी तक तुम लोग को आना चाहिए। तो ऊपर भी 98 ग्राम, नीचे भी 98 ग्राम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर है। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, तो एक H2SO4 में टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो अगर एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 के बराबर पुट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, सेकेंड पार्ट दे रखा था 120 ग्राम ऑफ CH3COH। तो जब हम लोग 120 ग्राम ऑफ CH3COH लेके चलेंगे तो इसमें भी कैलकुलेशन में 120 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COH दे रखा, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। तो CH3COH का मोलर मास होता है 60 ग्राम, मैंने कैलकुलेशंस भी कराए थे एसिटिक एसिड का कैलकुलेशन। तो इसके इसमें 120 ग्राम टोटल मास डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 के बराबर। तो CH3COH में 2 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, और 2 मोल में टोटल 4 मोल ऑक्सीजन एटम के निकल के आएंगे, ये भी बोल सकते हैं आराम से। तो CH3COH के तरफ से 4 मोल ऑक्सीजन एटम हुआ, ये कैलकुलेशन हो गया। और थर्ड पार्ट दे रखा 132 ग्राम ऑफ CO2। तो जब हम लोग CO2 वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे 132 ग्राम के लिए, तो CO2 वाले पार्ट का मोलर मास होता है 44। मतलब मैंने बहुत बार कैलकुलेशन कर रखा है इसलिए ये चीज़ें याद है, बट अदरवाइज आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 12 + 16 × 2 आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 132 डिवाइडेड बाई 44, मतलब 3 निकल के आएगा।
तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो 3 मोल में टोटल 6 मोल ऑक्सीजन एटम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करें तो टोटल ऑक्सीजन के एटम्स हम लोगों के पास 14 के बराबर निकल के आएंगे, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो एक चीज़ मालूम पड़ गया कि हम लोगों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 14 के बराबर है। और अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया था, ये 3 ऑक्सीजन मिलके एक O3 बना रहा। तो जब हम लोग 6 लेंगे तो 6/3 O3 बनेगा, जब x लेंगे तो x/3 O3 बनेगा। मतलब जितने एटम्स लेंगे उसको बाई 3 कर लो, वहां से आराम से हम लोग के O3 का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 जब यहाँ से निकालेंगे तो 14/3 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सवाल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा है, सवाल में नंबर ऑफ O3 पूछा है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो यहाँ से जब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो जब भी कभी हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से, तो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब 14/3 Na के बराबर वैल्यू आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है भाई पवन, कोई डाउट है आपको, पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका ऑडियो ऑन नहीं है। किसी को इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नए कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोगों को शायद मैंने बोला था लास्ट क्लास में वर्कशीट 1 और 2 सॉल्व करने के लिए, सॉल्व किया आप लोगों ने कि नहीं किया? किसी ने सॉल्व किया वर्कशीट 1 और 2 केमिस्ट्री का? किसी ने नहीं किया? देखो भाई, क्लासेस भले ही चल रही हैं आपकी, लेकिन क्लासेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी जाके कुछ फायदा होने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग आप लोगों को बुकलेट दे रहे हैं, आप लोग को असाइनमेंट्स दे रहे हैं, और शायद आप लोगों को मैसेज आया भी होगा कि टेलीग्राम पे एक हम लोगों ने एक चैनल बना दिया है, उसमें हम लोग सारे असाइनमेंट्स पोस्ट करते चले जा रहे हैं। सारे, मतलब 11th वालों का अलग असाइनमेंट है, 12th वालों का अलग असाइनमेंट है। उन चैनल्स के थ्रू सारे असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो असाइनमेंट आपको बोलेंगे कि हाँ ये टॉपिक हम लोगों ने डील कर लिया है, अब इस सब टॉपिक के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर लिया करें। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो एक बार मैसेज कर देंगे स्मार्ट प्रेप एकेडमी वाले नंबर पे कि सर इस चीज़ का हमको लिंक नहीं मिल रखा है, या फिर स्मार्ट प्रेप का जो चैनल है जिसमें हम लोग असाइनमेंट्स डाल रहे हैं उसका लिंक नहीं मिल रहा। तो अगर लिंक नहीं मिल रहा तो हम लोग उसका लिंक वापस से भेज देंगे, बट उसको सब्सक्राइब करके रखो। जो भी वहाँ पे असाइनमेंट्स है उन असाइनमेंट्स वाले पार्ट को सॉल्व करते जाओ। असाइनमेंट्स मतलब हम लोग वहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं वर्कशीट, तो वर्कशीट के नाम से सारी चीज़ें चल रही हैं। केमिस्ट्री का वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका बुकलेट है, उस बुकलेट के भी क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई करके आराम से सॉल्व करते चले जाए, या ये क्वेश्चंस हम आराम से ट्राई कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मेरे डिस्कस हो चुके हैं। तो जो भी होमवर्क देंगे उन होमवर्क को सॉल्व करते जाओ, और इसमें जो भी डाउट होगा तो आप लोगों के पास एक और लिंक आया होगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप उसमें क्वेश्चन पोस्ट करेंगे हम लोग उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बना करके उसको डालते चले जाएंगे, ताकि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन सुन के समझ में आ जाए कि अच्छा ये कंसेप्ट क्या था, या फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। बट क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें जो भी डाउट है वो डाउट पूछने की कोशिश करें, ये बहुत ही जरूरी रहेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ को। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। ज्ञान यहाँ नहीं चल रहा कि प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुन लेंगे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये कंपटीशन की तैयारी चल रही है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इस एक चीज़ का ध्यान रखें। हम लोगों ने आईआईटी का एग्जाम सही नहीं क्लियर कर रखा है, उसके लिए बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। पर डे कम से कम केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स मिला के 100 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। तो 30 से 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 30 से 40 क्वेश्चन मैथ्स में, 30 से 40 क्वेश्चन फिजिक्स में। तो जब इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे रोज, मतलब ये रोज का काम था, रोज पर डे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके 2 साल में हम लोग का टॉपिक काफी स्ट्रांग हो गया। तब जाके हम लोग आईआईटी में पहुंच पाए। आप पढ़ने में अच्छे होंगे नो डाउट, कुछ लोग होंगे इसमें जो लोग 95% लाएंगे, बट आपका 10th क्लास का 95% आपके आईआईटी जेई का सिलेक्शन इंश्योर नहीं करा रहा। बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं मैंने, अपने टाइम से भी देखे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं। तो मेरे टाइम पे थे मेरे मतलब बिहार की टॉपर 97 या 98% मार्क्स, नहीं हुआ आईआईटी में। तो आपका 98% 10th बोर्ड का कुछ नहीं मैटर कर रहा है यहाँ पे। 12th बोर्ड का आपका 98-99% कुछ मैटर नहीं कर रहा। शायद 2-3 साल पहले का एक एग्जांपल शायद आप लोगों ने सुना होगा, जीजीपीएस का कोई स्टूडेंट था जो झारखंड टॉपर था 99 पॉइंट समथिंग परसेंट लाके साइंस का। उसका पहले साल में जी मेंस जस्ट 2 नंबर से क्लियर हो पाया था।
तो बोर्ड का 99% आपके जेई मेंस का भी क्लियरेंस नहीं दिला सकता, एडवांस तो छोड़ ही दो। फिर उसने अगले साल जेई एडवांस क्लियर किया तो ढंग से उसने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जेई एडवांस क्लियर किया, लेकिन आपके बोर्ड की तैयारी नहीं चल रही है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करे तो 2 साल में आप आराम से किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, आईआईटी में या एनआईटी में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन 2 साल बहुत रिगरस मेहनत करना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसको बहुत रिगरसली सॉल्व करें, जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करते जाए। डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 1-on-1 डाउट सेशन भी हम लोग चला रहे हैं, तो अगर डाउट सेशन में आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो अलग से जो भी टॉपिक आपको पूछना है, जैसे ये टॉपिक्स जो चल रहा है इसमें किसी एक पार्टिकुलर चीज़ में फिर से डाउट रह गया कि सर ये चीज़ हमको फिर से एक बार बता दीजिए, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, तो 1-on-1 डाउट सेशन के लिए हम लोग स्मार्ट प्रोप अकेडमी वाले नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर हमको डाउट सेशन चाहिए 1-on-1, और हम लोग आपका अलग से एक स्लॉट अरेंज करके, आपने देखा होगा अपने शेड्यूल में ये नीचे डाउट सेशन के लिए टाइमिंग दे रखा हम लोगों ने 10 बजे से 2 बजे तक। जिसको भी 1-on-1 डाउट सेशन लेना है उस टाइम पे डाउट सेशन ले सकते हो लोग, और लेना शुरू कर रखे हैं स्टूडेंट लोग। 11th क्लास के 12th क्लास के सारे स्टूडेंट डाउट सेशन ले रहे हैं, तो डाउट क्लियर करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। चलो भाई, जैसे यहाँ तक अभी तक हम लोग जो भी कैलकुलेशंस कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, उन कैलकुलेशंस में हम लोग 2 काम कर रहे थे अभी तक। नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट का कैलकुलेशन जो एवोगाड्रो नंबर से रिलेट कर रहे थे, और मास का कैलकुलेशन जो कि हम लोग मोलर मास वाले पार्ट से रिलेट कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के अलावा हम लोग एक सर्टेन टाइप के कंसिडरेशंस और भी लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है, उस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में आगे जाने के बाद चैप्टर नंबर 5 में एक ये रिलेशन आता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इस चीज़ को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ये अभी आपके काम करनी है, बस हम एक इंट्रोडक्शन के लिए मेंशन कर रहे हैं इस चीज़ को कि इस तरह का कोई टर्म आएगा चैप्टर नंबर 5 में, आइडियल गैस इक्वेशन। उस आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा ये पी वाला पार्ट प्रेशर होता है, जो वी वाला पार्ट है ये वॉल्यूम होता है, एन वाला पार्ट नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर वाले पार्ट को हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट है, क्या होता है जब टाइम आएगा तो बता देंगे, और टी वाला पार्ट टेम्परेचर होता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को हम लोग आराम से प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। तो जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वाले पार्ट की बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को उसका एक छोटा सा पार्ट रिलेट करना है। बेसिकली उस पार्ट से रिलेटेड हम लोगों को कुछ एक लॉ है, उस चीज़ को डिस्कस करके कुछ कैलकुलेशंस वाले पार्ट को डील करना है। आता फॉर्मूला यहीं से है, बट हम लोग अभी ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 में यूज़ करेंगे। लेकिन उसका एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे पहला पार्ट तो ये प्रेशर क्या होता है, तो हम जिससे भी सवाल पूछेंगे वही अपना जवाब देने की कोशिश करना। जैसे हर्ष, आवाज आ रही है आपको? hey, हर्ष गायब ही हो गया। अमन, अमन वर्मा, आवाज आ रही है? hey, अमन, सब गूगल करके आंसर बताता है क्या? हर्ष आवाज आ रहा है? श्रेया, आवाज आ रहा है आपको? रोशनी? यस सर। हाँ भाई बताओ, प्रेशर क्या होता है? सर जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको प्रेशर, जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको प्रेशर। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो फोर्स किसको बोलते हैं? अमन? हाँ भाई अमन बताओ, यस सर। क्या होता है प्रेशर? सर जब सर वो सर जब किसी भी ऑब्जेक्ट में सर फोर्स अप्लाई करते हैं सर परपेंडिकुलरली सर तो हाँ, प्रेशर बोलते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलरली तो उसको प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, मतलब उस मेरे पास एक जब ऑब्जेक्ट है तो ऐसा अप्लाई करेंगे तो उसको प्रेशर बोलेंगे, लेकिन ऐसा अप्लाई करेंगे फोर्स को तो उसको प्रेशर नहीं बोलेंगे। नहीं सर बोलेंगे सर। अच्छा, उसको ही बोलेंगे, तो परपेंडिकुलरली तो अप्लाई नहीं कर रहे। परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट पे निकाले सर तब प्रेशर बोलते हैं सर। हाँ, क्या बोला? परपेंडिकुलरली? सर परपेंडिकुलरली जब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तब उसको सर प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, यही बोला है ना, जैसे ये फोर्स है तो इसको भी यस सर, प्रेशर बोल यस सर, यस सकते सर। हैं, इसको प्रेशर हाँ सर बोल ये देंगे। सेम।
लेकिन ऐसा Yes, अप्लाई करेंगे तो इसको प्रेशर नहीं बोल पाएंगे। क्या पता सर, नहीं नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ भाई अमलदीप कुछ बताना चाह रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। फोर्स अलग चीज है, प्रेशर अलग चीज है। परपेंडिकुलरली अप्लाई करें कि पैरेलली अप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसका सरफेस एरिया वाला पार्ट ए के बराबर है तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। क्लास 9th में शायद पहली बार प्रेशर पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 9th क्लास का एक बेसिक डेफिनेशन है ये, इतना मालूम होना चाहिए भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत खैर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग फोर्स वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे फोर्स है तो ये चीज़ मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास वाले पार्ट को हम लोग किलोग्राम के फॉर्म में रखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं। ये सब चीज़ें बचपन में सुनी होंगी क्लास 9th में। लेकिन इसमें हम लोग एक और भी यूनिट यूज़ करते हैं, न्यूटन। तो जैसे फोर्स वाले पार्ट के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन, तो सिमिलर टाइप से हम लोग प्रेशर वाले पार्ट के लिए भी कुछ यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। अंशिका बताओ भाई क्या यूनिट होता है प्रेशर का। सर पास्कल। पास्कल। उसके बाद ऋतुराज आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, और कोई यूनिट बताओ पास्कल के अलावा। सर किलो पास्कल आई थिंक सो। वाह, पास्कल और किलो पास्कल अरे कुछ नया बताओ। किलो पास्कल और पास्कल बेसिकली क्या डिफरेंस है? किलो पास्कल इसका मतलब 10 to the power 3 पास्कल। 10 to the power 3। हाँ, ये तो घटिया टाइप का यूनिट हो जाएगा। हाँ मैं अमलदीप बताओ कोई यूनिट। टॉल। हाँ न्यूटन बार। पर मीटर स्क्वायर। बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअल में उसका हम लोग यूनिट नहीं लेते उसको, उसी चीज को हम लोग पास्कल बोलते हैं बेसिकली। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोल लेते हैं, उस चीज को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ये यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग, बार, टॉर। इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हम लोग जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स में जाने के बाद तुम लोगों को अलग अलग यूनिट्स का यूजेस पड़ेगा। जैसे एक और है यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जब हम लोग जैसे किसी को मालूम है कि हम लोग प्रेशर को कैसे मेजर, तुषार मालूम है कि प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? है तुषार? प्रिंस? ओम? किसी को मालूम है कि हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं तो कौन से इक्विपमेंट के थ्रू मेजर करते हैं प्रेशर को? किसी को मालूम है? सर बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू यूज करते हैं। तो एक्चुअल में और भी है इक्विपमेंट्स, बट जब हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं तो बैरोमीटर में मरकरी रहता है, ऑलमोस्ट इस टाइप का एपरेटस होता है। ये चीज़ तुम लोग को फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ऑलमोस्ट इस टाइप का एक एपरेटस होता है, और इसमें यहाँ पे मरकरी फिल किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में मरकरी फिल्ड होता है। उसमें होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के वजह से इस ट्यूब के अंदर मरकरी का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो मरकरी का जो भी लेवल है वो यहाँ पे साइड में मार्किंग होते हैं। तो मरकरी का किसी भी पार्टिकुलर जगह पे कितना लेवल इंक्रीज किया, उस लेवल वाले पार्ट को हम लोग आराम से मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कहीं कहीं पे मिलीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर भी दे रखा होता है। तो मिली और सेंटी तो आपस में रिलेटेड चीज है। तो मिलीमीटर बोलो या सेंटीमीटर बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों यूनिट्स हम लोग मरकरी के हाइट के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो। ये जो हाइट है, इसका हाइट का रीडिंग क्या आया, उस चीज़ को हम लोग मिलीमीटर ऑफ एच बोलते हैं। एक ये तरीका भी होता है जिसको हम लोग को यूनिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना होता है। बट हम लोग अभी मोल कंसेप्ट में इस चीज़ को यूज़ नहीं करते। बेसिकली मैंने बोला अभी शुरू में, ये मोल कंसेप्ट में अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग अलग अलग यूनिट्स वाले पार्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं। बट इन सब के अलावा एक यूनिट जो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए कंसिडरेबल है वो एटमॉस्फेयर है। मतलब इसको हम लोग एटीएम के फॉर्म में रखते हैं, और इसलिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं एटीएम। जैसे सिंपली ऐसा समझो, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है तो 1 एटीएम या 1 एटमॉस्फेयर, नाम ही एटमॉस्फेयर। जो हम लोग का सराउंडिंग है इसका प्रेशर कितना है तो इसको रेफरेंस में 1 एटीएम मान लिया गया है।
और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे के सारे यूनिट्स का कैलकुलेशन करने को कंसिडर किया गया है। जब कभी भी कुछ कैलकुलेशन करना है तो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे करेंगे? तो एटमॉस्फेयर जो अपने सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग का प्रेशर कितना होगा, तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, या उसी चीज को 1 ATM भी आराम से लिख सकते हैं। तो ये जो प्रेशर का डेफिनेशन है, ये तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स का टर्म है, बट मेरे हिसाब से 9th में आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर वाले पार्ट में हम लोग आराम से फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हुए काम कर सकते हैं। और जो यूनिट्स हैं उसमें ये चीजें ध्यान रखनी है। पास्कल एक यूनिट होगा, दूसरा बार एक यूनिट होगा, उसके बाद टॉर एक यूनिट होगा, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg और एटमॉस्फेयर, ये सब हम लोग यूनिट्स आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। नंदिनी अपना माइक ऑफ रखो ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, ये सब यूनिट्स हम लोग आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। इन यूनिट्स में जैसे अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, तो देखो एक चीज है, जैसे एक छोटा सा तुम लोग के लिए सजेशन भी है। अभी आप लोग क्लास 11th में गए हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो कि फिजिक्स में भी शायद से वेक्टर चल रहा है तुम लोगों को, तो वेक्टर में कुछ कुछ नाम सुन रहे होंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, इस तरह के बहुत सारी चीजें आती हैं फिजिक्स में। अभी और भी कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो हम लोगों को आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए चाहिए होगा। उन टॉपिक्स वाले पार्ट में हम लोग कुछ साइन यूज करते हैं, जैसे इस तरह का एक साइन होता है, इस चीज को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल अननोन चीजें हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होगा कि अरे क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा। उसको इस तरीके से रिलेट कर लेना, जैसे मान लो तुम लोग बोकारो के अगर रहने वाले हो, मान के चलते, या फिर कहीं के भी रहने वाले हो, तो जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी गली में तुमको लगेगा अच्छा जाना पहचाना है, या फिर डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। लेकिन हम जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह को छोड़ के मान लो किसी दिन हम दिल्ली चले गए, किसी दिन बॉम्बे चले गए, जहाँ हम आज तक पहले कभी नहीं गए, तो तुमको ना डायरेक्शन का पता चलेगा, तुमको ना ये क्या बोलते हैं सनराइज किधर हो रहा, सनसेट किधर हो रहा, इसका पता नहीं चलेगा। रोड सेम है लेकिन उस रोड से भी डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये चीजें होंगी, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे इन सब सारे के सारे टर्म से आप लोग यूज टू हो जाएंगे, देखा देखा लगेगा सब कुछ। तो इसीलिए हम लोग शुरू के 1-2 टॉपिक्स में इस तरह के नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़े तो आप लोग इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल हो। तो जैसे हम लोग को यूज़ यहाँ पे एटमॉस्फेयर का पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पे मैंने पास्कल, बार, टॉर, mm/Hg सब मेंशन किया है, ताकि जब इस चीज़ को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़े तो वहाँ पे लगे कि अच्छा ये तो मैंने उस टाइम पे सुन रखा है। अभी के लिए थोड़ा यूनिक लगेगा, थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट चैप्टर नंबर 5 तक ये चीज़ें आसान फील होनी शुरू हो जाएंगी। और हम लोगों को एक्चुअल में इन सारे यूनिट्स का रिलेशन मालूम करना है। जैसे मान लो हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो मिलीमीटर, किलोमीटर, फुट, एकड़, इस तरह का बहुत सारा यूनिट यूज करते हैं। तो जो फीट है या फिर मीटर है, इसका रिलेशन भी मालूम होता है। गज भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो इसका भी मेजरमेंट हम लोग को मालूम होता है। तो इस तरह के रिलेशंस हम लोग को आने चाहिए, क्योंकि हम लोग के कैलकुलेशंस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें आएंगी। तो हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर वाले यूनिट को यूज़ करते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेयर है सबसे फ्रिक्वेंटली हम लोग इस यूनिट को यूज़ करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, इस एटमॉस्फेयर को बाकी सारे के सारे यूनिट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये रिलेशन हम लोग थोड़ा अभी के लिए लिख लिया करते हैं, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट हो तो हम लोग उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए, हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे उन सारे के सारे टर्म से थोड़े कंफर्टेबल हो। तो पहले तो प्रेशर के यूनिट्स का नाम मेंशन कर लो, पहला वाला पार्ट जिसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका पीए से है, दूसरे वाले केस में बार, तीसरे वाले केस में टॉर, चौथे में mm/Hg या सेंटीमीटर ऑफ Hg, और पांचवे में एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर के यूनिट्स का नाम मेंशन कर लो, फिर हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। बस ये नाम का ध्यान रखना थोड़ा।
चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग 1 बार की बात करते हैं तो एक रिलेशन बड़ा सिंपल सा है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। उसके अलावा फिर हम लोग एटीएम से सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं, जहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर या 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार के बराबर वैल्यू है। और क्योंकि ऊपर जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हम लोग के पास 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल है, तो जब हम लोग का 2 बार होगा तो 2 इंटू 10⁵ पास्कल, x बार होगा तो x इंटू 10⁵ पास्कल, तो 1.013 बार का मतलब 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल आराम से रिलेट कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट है रिलेशन का जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होगा हम लोग के कैलकुलेशंस में। और उसके अलावा 1 ATM को हम लोग mm/Hg से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, और जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 10 से डिवाइड करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी आराम से मेंशन कर सकते हैं। और सिमिलर टाइप से टॉर में जब कन्वर्ट करते हैं तो टॉर में भी यही वैल्यू आता है 760 टॉर। तो बेसिकली टॉर बोलो या mm/Hg बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नाम में अलग अलग यूनिट्स लेकर के चल रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, ये कन्वर्जन्स वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा काम का अभी हम लोग के लिए नहीं है। बाद में ये चीज़ें रिपीट होंगी तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। और अगर नोट कर लिया है तो फिर हम लोग उसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल है जो पूछने वाले हम सब लोगों से तो या कुछ लोगों से ही पूछेंगे। रोशनी, ये बताओ सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है? सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, हाँ, लिक्विड में सॉलिड कम और गैस में सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में सबसे कम होता है। थोड़ा बाहरी टाइप के डिफरेंस बता रहे, थोड़ा सिंपल डेफिनेशन बताओ, 5वां 6ठा क्लास वाला डेफिनेशन बताओ। आई तुषार, आवाज आ रहा है? यस सर। बताओ भाई, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है? सर सॉलिड का डिफिनिट मास और वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है। मास डिफिनेट होता है तो बाकी का मास डिफिनेट नहीं होता है क्या? यस सर होता है, लेकिन सबका वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता। हम लोग एक्चुअल में डेफिनेट मास वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग कुछ और यूज करते हैं वहां पे। सर डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम वाला पार्ट भी फिक्स्ड होता है सॉलिड के केस में, और जो शेप वाला पार्ट है वो भी फिक्स्ड होता है। जबकि लिक्विड के केस में हम लोग का वॉल्यूम वाला पार्ट फिक्स्ड होता है लेकिन शेप वाला पार्ट फिक्स्ड नहीं होता। और गैस के केस में हम लोग के पास ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना शेप फिक्स्ड होता है। ये तो 8वां क्लास में शायद उससे भी पहले पढ़ा होगा। अमलदीप, ये बताओ कि गैस के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड तो नहीं होता, तो फिर गैस का वॉल्यूम डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग? क्या बोला? कहीं ऐसे माइक्रोफोन कहीं और भी ऑन कर रखा है क्या? क्योंकि माइक्रोफोन 2 जगह ऑन होने से ऐसा साउंड में दिक्कत होता है। बताओ भाई। चलो इसको नहीं मालूम। कंटेनर में अगर रखेंगे तो उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V के बराबर है, ठीक है? तो इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस होगा उस गैस का वॉल्यूम भी हम लोग उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका एक छोटा सा आइडिया बस हम दे रहे हैं। हम लोग गैस को पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं, मतलब हम लोग ये नहीं मानते गैस का अपना कुछ वॉल्यूम होता होगा, जो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बट अभी के लिए गैसेस आर कंसिडर्ड एज या गैसियस पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मास। तो इसीलिए एक जो ऊपर इक्वेशन लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन, उस आइडियल गैस इक्वेशन में अभी के लिए मान के चलो हम लोग जब भी वर्ड गैस यूज करेंगे तो हम लोग आइडियल गैस यूज कर रहे हैं। आइडियल का मतलब क्या है उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे अभी। तो आइडियल गैस वाले पार्ट में हम लोग के जो भी गैसेस होते हैं वो केवल पॉइंट मास के जैसा एग्जिस्ट करते हैं।
तो उसके वजह से जिस कंटेनर के अंदर वो गैसेस एग्जिस्ट करेंगे उस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। इनफैक्ट अगर एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस है, मान लो ए और बी, और इस कंटेनर का वॉल्यूम वी है, तो गैस ए का वॉल्यूम भी वी होगा, गैस बी का वॉल्यूम भी वी होगा। बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि भाई एक ही कंटेनर के अंदर दोनों गैसेस हैं ए और बी, तो दोनों का वॉल्यूम वी के बराबर कैसे हो जाएगा? फिर तो है कि दोनों गैसेस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों मिला के 2v के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि आइडियल गैसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से। तो अगर आइडियल गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो दोनों के लिए ही वॉल्यूम के जैसा बिहेव करेगा। तो ए वाले पार्ट के लिए भी वॉल्यूम वी, बी वाले पार्ट के लिए भी वॉल्यूम वी। इस एक छोटे से थ्योरेटिकल पॉइंट का ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम लोग जब कैलकुलेशन शुरू करते हैं, या फिर ये जो अभी तुम लोग को बोला था कि मोल्स को हम लोग वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, तो उसको रिलेट करने से पहले हम लोग एक छोटे से लॉ की बात करते हैं, जिस चीज़ को हम लोग एवोगाड्रोस लॉ भी बोलते हैं। तो ये छोटा सा टर्म है जो थोड़ा अपने को ध्यान रखना होता है। हेडिंग डाल दे एवोगाड्रोस लॉ और नोट्स में पॉइंट नोट करना शुरू करें। एक मिनट, हाँ, हेडिंग डाल दो एवोगाड्रोस लॉ और पॉइंट नोट करो। At same temperature and pressure, at same temperature and pressure conditions, equal volume of any two gases equal volume of any two gases will always have equal number of moles। और अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा। एटम्स इक्वल नहीं होगा, डिपेंड करेगा गैस का टाइप क्या है। जैसे O2 में डाई एटॉमिक है, O3 में ट्राई एटॉमिक है, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होने से दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, बट एटम्स में एटॉमिसिटी का भी रोल होगा, एटम्स वाले पार्ट डिफरेंट हो सकते हैं। इस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जब हम लोगों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, ये बहुत ही मतलब फिक्स टर्म है। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा तब जाके हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी दो डिफरेंट गैसेस का, कोई भी गैस हो मैटर नहीं करता, किसी भी दो डिफरेंट गैसेस का अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ले तो हमेशा हम लोग को इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड होगा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेके चले तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे हमेशा हम लोग को इक्वल वॉल्यूम ऑब्टेन्ड होगा। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं, अभी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, मान लो ऐसा रिलेट करके अगर काम करते हैं, एक कंटेनर दे रखा और दूसरा कंटेनर दे रखा, तो पहले वाले का प्रेशर P मान लेते हैं, दूसरे का भी प्रेशर P मान लेते हैं। पहले का टेम्परेचर T मानते हैं, दूसरे का भी टेम्परेचर T मान के चलते हैं। तो अगर हम लोगों का पहले वाले का वॉल्यूम 2 लीटर है और दूसरे का भी वॉल्यूम 2 लीटर के बराबर ले लेते हैं, तो पहले वाले केस में अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 के बराबर है तो वॉल्यूम सेम होने पे, प्रेशर टेम्परेचर सेम होने पे दूसरे कंटेनर में भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 के बराबर होंगे। डायरेक्टली ये चीज बोला जा सकता है इस पार्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग। और इसी लॉ में एक और भी कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, बट एक और कंसिडरेशन ये है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जो हम लोग का वॉल्यूम वाला पार्ट है वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। पहले इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, तब उसके बाद इस चीज़ को नोट डाउन करना कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, इसको ऐसा समझ लो। जैसे मान लो हम लोग के पास एक कंटेनर दे रखा, एक हम लोग के पास 3 कंटेनर दे रखे हैं। मान के चलते हैं
कि तीनों का प्रेशर P के बराबर है और तीनों का टेम्परेचर भी T के बराबर है। एक छोटा सा assumption लेके चलते हैं। पहले वाले केस का वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है, दूसरे वाले का वॉल्यूम 2 लीटर है, तीसरे वाले पार्ट का वॉल्यूम 3 लीटर है। एक assumption लेके चल लेते हैं। तो अगर पहले वाले केस में हम लोग के पास 2 मोल्स होंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो हम लोग का रिलेशन दे रखा। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। जिस ऑर्डर में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 लीटर से हम लोग 2 लीटर में गए, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी 2 टाइम्स इंक्रीज करके आराम से 4 के बराबर निकल के आ जाएगा। सिमिलर टाइप से जब 1 लीटर से हम लोग 3 लीटर में गए, मतलब 3 टाइम्स वॉल्यूम को इंक्रीज किए, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी 3 टाइम्स, इसका मतलब 6 मोल्स के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जिसको प्रॉपरली ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो उस केस में जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेशियो में अपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, या उल्टा भी बोल सकते हैं, जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसी रेशियो में अपने वॉल्यूम वाले पार्ट को भी हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, नोट के फॉर्म में उसी लॉ के नीचे। ये डायग्राम भी मेंशन कर लो, एक छोटा सा बस इलस्ट्रेशन है कि कैसे हम लोग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम सेम होने पे नंबर ऑफ मोल्स को सेम रख सकते हैं। तो ऊपर का डायग्राम नोट कर लो और नोट लिख करके ये पॉइंट मेंशन कर लेना। ये हम लोग वापस से रिपीट करेंगे पॉइंट, बट अभी के लिए भी नोट करके ध्यान रखना इस चीज़ को। सर क्या सारे गैसेस आइडियल गैसेस होते हैं या कुछ नहीं भी होते हैं? एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता। रियल लाइफ में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता। जैसे अपने 9th में एक चीज पढ़ा है ना कि सारे गैसेस के बीच में या सारे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये चीज पढ़ा है तो आइडियल गैस में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि नेचर में सारे गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं। ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, कम एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो है, बट एग्जिस्ट करता है। और दूसरा, अभी जो मैंने कंसिडरेशन बताया कि आइडियल गैसेस को हम लोग पॉइंट मास लेके चलते हैं, बट खुद सोचो, अभी 10th क्लास में जस्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और उसमें ये भी देखा है कि हर एक एलिमेंट का रेडियस होता है, होना भी चाहिए। न्यूक्लियस है, उसके साइज का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे। उसके अलोंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिनेटली हर एक एटम का कुछ ना कुछ साइज है, और अगर हर एक एटम का कुछ ना कुछ साइज है तो उसको पॉइंट कैसे मान सकते हैं हम लोग। तो आइडियल गैसेस कुछ नहीं होता, लेकिन अपने कैलकुलेशंस को रिलेटिवली इजी करने के लिए हम लोग आइडियल गैसेस के टर्म में काम करते हैं। फिर जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो आइडियल गैसेस के जगह पे फिर हम लोग साथ ही साथ रियल गैसेस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक तुम लोग को छोटा सा आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में आइडियल गैसेस होते हुए फिर हम लोग रियल गैस के सिनेरियो में कैसे जा सकते हैं, रियल गैस कैसे बिहेव करता है, उसके कैलकुलेशंस में हम लोग के आइडियल गैस से क्या रिलेशन में डिफरेंस आएगा, वो सब चीजें वहां पे मालूम पड़ेंगी। बट रियल गैस ही एग्जिस्ट करता है नेचर में, आइडियल गैस जैसा कुछ नहीं होता। बना सकते हैं हम लोग आइडियल गैस, मतलब एक अलग टाइप के सिचुएशन में, एक हाइपोथेटिकल टाइप के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग एक रियल गैस को आइडियल बिहेवियर में डाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नेचर में कोई भी हम लोग के पास आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। और किसी को कोई डाउट है? ये डायग्राम नोट डाउन कर लो नोट वाले पार्ट में, और उसके बाद फिर हम लोग अपने कैलकुलेशंस वाले पार्ट में आएंगे कि हम लोग किस नंबर ऑफ मोल्स को कैसे वॉल्यूम वाले पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। बड़ा एक सिंपल सा वैल्यू है जो अपने को ध्यान रखना है थोड़ा। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं, एसटीपी कंडीशन। हम लोग हमेशा यही वर्ड यूज करेंगे, एसटीपी कंडीशन, लेकिन इसका पूरा नाम भी मालूम रखना है। एसटीपी वाले पार्ट में एस वाला पार्ट स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, टी वाला पार्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और पी वाला पार्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे जब भी कभी हम लोग रिएक्शंस कराते हैं
तो रिएक्शंस वाले पार्ट के टाइम पे हमेशा हम लोग का कुछ ना कुछ एक रेफरेंस लेवल रहेगा। जैसे मान लो क्लास 9th में शायद आप लोगों ने टर्म सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो mgs से मेजर करते हैं। ये कितना हम लोग का हाइट पे ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और ये h हाइट है, तो आराम से इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये 0 है? अगर मान लो कि हम लोग जमीन को 0 मान के चल रहे हैं, तो जमीन में गड्ढा खोद दे तो रेफरेंस लेवल और नीचे हो गया ना। तो बार बार इस तरह का प्रॉब्लम ना आए कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो गड्ढा खोद देंगे तो और नीचे चले गए, समंदर में जाएंगे तो और नीचे चले जाएंगे। तो हम लोग किस लेवल से बात करें, तो वहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस लेवल माना जाता है और उस चीज को डेटम बोला जाता है। एक स्टैंडर्ड वर्ड है, वो तो स्टैंडर्ड टाइप से यूज किया जाता है। डेटम मतलब एक बॉटम लाइन, जो भी कैलकुलेशंस होंगे उस बॉटम लाइन के रिस्पेक्ट में चलेंगे, मतलब उस डेटम के रिस्पेक्ट में चलेंगे। तो ग्राउंड लेवल को नॉर्मली हम लोग आराम से 0 पोटेंशियल एनर्जी मान के चलते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते हैं, तो हर एक रिएक्शंस को कराने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स हो सकते हैं। मान लो अगर हम लोग को वाटर को डिसोसिएट करना है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी करा सकते हैं, 200 पे भी करा सकते हैं, 50 पे भी करा सकते हैं। तो रेफरेंस किस चीज़ को माने, तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन एज्यूम किया गया है कि हम लोग के जो भी रिएक्शंस होंगे या फिर जो भी हम लोग केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करेंगे, उन कैलकुलेशंस वाले पार्ट में हम लोग के पास एक रेफरेंस लेवल होगा, जिसमें इन जनरल हम लोग, जैसे एक तो ये है, ये स्टेपी कंडीशन थोड़ा एक अलग टाइप का रेफरेंस है, और दूसरा रूम टेम्परेचर एक अलग टाइप का रेफरेंस है कि जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है, और दूसरा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या मान के चल सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस लेवल है, ये रेफरेंस लेवल का पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे हम लोग हमेशा आया करते हैं, जिसमें टेम्परेचर में रेफरेंस लेवल 0 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, और इसी चीज़ को हम लोग केल्विन स्केल में 273 के बराबर भी लिख सकते हैं। और जो प्रेशर वाला पार्ट है, प्रेशर वाले पार्ट में रेफरेंस लेवल वाला पार्ट हम लोग 1 एटमॉस्फेयर लेकर के चलेंगे। तो ये कंडीशन का ध्यान रखना, एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 1 atm। ये चीज़ चैप्टर नंबर 5 में रिपीट होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स में फिर से रिपीट होगा, क्लास 12 में फिर से रिपीट होगा। तो ये चीज़ें बार बार रिपीटेड मोड में चलेंगी, तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा। बट स्टेटमेंट ये ध्यान रखना होता है, एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन हम लोग अलग से क्यों मेंशन कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकुलर कंसिडरेशन है। एट एसटीपी कंडीशन 1 mole of any gas occupies 22.4 liter of volume। मतलब अगर हम लोग कोई भी गैस लेकर के चले, तो किसी भी गैस का अगर हम लोग 1 मोल लेके चलेंगे एसटीपी कंडीशन पे, और ये टर्म ध्यान रखना है एसटीपी कंडीशन पे। और दूसरा चीज़ गैस, जैसे बहुत पहले ये सवाल आ चुका है जी एडवांस में कि वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम निकालेंगे, इतना मास अगर दिया तो वाटर का मतलब हो गया कि हम लोग एक लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, वो गैस नहीं है। हम लोग गैस के लिए ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड के लिए नहीं कर सकते। तो ऐसा मत सोच लेना कि एसटीपी कंडीशन दिखा तो सीधा 22.4 अप्लाई कर दो। एसटीपी कंडीशन में अगर गैसेस होंगे तब जाके हम लोग 22.4 वाला वैल्यू एसोसिएट करेंगे, और वैल्यू सिंपल सा है, 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स के बराबर। मतलब एक सिंपल सा रिलेशन यूज कर सकते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ? वीडियो स्टार्ट कर तो लेगा, बट इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमको कोई सर दिक्कत क्योंकि है। कुछ और टर्म लिखा हुआ है। अच्छा बोलो। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है वैसे, एक मिनट। हम तो अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, शायद ये प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ क्या दिख रहा है बताओ। हेलो, जो बोल कौन रहा था ये हमको पता नहीं चला, और कुछ बोल भी नहीं रहा है। किसका डाउट था ये बता दो भाई। सर हाँ
बोलो। सर यहाँ पे जो आप लिखे हैं एसटीपी कंडीशन, हाँ वहाँ पे सेम चीज दिया हुआ है डेफिनेशन में, लेकिन एसटीपी कंडीशन की जगह एनटीपी कंडीशन है। हाँ, तो आप ही उस चीज पे रुक जाए, इतना टेंशन मत ले। पर सर पर यहाँ पे बात भी वही दिया है, 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन। आ रहे रुक जा भाई, रुक जा। बोलने वाले थे ये चीज। एनटीपी को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलो या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज लेके चलना है। वैसे एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग पुराने जब रेफरेंस को लेके चलते थे, तो पुराने टाइम पे एनटीपी को एसटीपी बोला जाता था। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब समझ में आता है? मान लो हम लोग खड़े हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर का क्या मतलब समझ में आ रहा है? हम लोग का जो रूम टेम्परेचर वही नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर माना जाता है, इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो कैलकुलेशन है, कहीं भी एनटीपी वर्ड यूज किया जाएगा, तो हम लोग एसटीपी ही मानते हुए चलेंगे। इनफैक्ट एक तुम लोग को आगे जाने पे गैसेस स्टेट में ये भी कंडीशन मिलेगा, एसएटीपी। तब तुमको मालूम पड़ेगा कि हम लोग का ये जो 22.4 है, ये थोड़ा गलत वैल्यू है। 22.4 नहीं होता वैल्यू, 22.7 के बराबर वैल्यू होता है। लेकिन ये जो कंडीशंस के वेरिएशन है, ये पुराने कन्वेंशन में थोड़े अलग थे, नए कन्वेंशंस में थोड़े अलग हुए। तो जितने भी कैलकुलेशंस किए गए हैं, जितने भी कैलकुलेशन जो भी तुम्हारे बुकलेट में मिलेगा, जो भी तुम्हारे किसी भी बुक्स में मिलेगा, उन सारे बुक्स में सारे जो कैलकुलेशन है वो 22.4 के हिसाब से कैलिब्रेटेड है। तो इसीलिए हम लोग 22.7 का वैल्यू यूज करते हुए काम नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं वो 22.7 के बराबर होता है। अगर तुम लोगों के पास एनसीईआरटी होगा तो ट्राई करके देखना इस चीज को। ट्राई क्या करना है, एक बार बुक खोल के देखना, ये टॉपिक दे रखा होगा गैस स्टेट, शायद चैप्टर नंबर 5। पहला टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब पीरियोडिक टेबल, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, या नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, और पांचवा टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में जब पेजेस पलटेंगे तो शायद पहले पेज में ही या दूसरे या तीसरे पेज में देखना, तो अलग अलग एनसीईआरटी में हो सकता है। मतलब नॉर्मली हमको, मेरे पास जो एनसीईआरटी था जो हमको ध्यान है, उसमें लेफ्ट साइड वाले पेज में बिल्कुल नीचे, मतलब जैसे पेज खत्म हुआ तो नीचे में स्टार मार्क देके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसमें ये एसटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन, एसएटीपी कंडीशन, ये सारे टर्म मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है, एसटीपी बोलेगा तो भी यही चीज बोलना, एनटीपी बोलेगा तो भी यही चीज बोलना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसके लिए वीडियो की क्या जरूरत थी भाई, तो ऐसे ही समझ में आ गया। और आने वाले थे हम लोग, ये टर्म मेंशन करने वाले थे, ज्यादा टेंशन मत लो इस चीज का, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर हम लोग एसटीपी कंडीशन की बात करेंगे तो एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट पे जो 1 मोल है, किसी भी गैस का 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन एसटीपी कंडीशन होना मस्ट कंडीशन है। और अभी जो रिसेंटली कैलकुलेशन चलते हैं, उन रिसेंट कैलकुलेशन पे हम लोग 22.4 के जगह पे 22.7 का वैल्यू लेते हुए चलते हैं। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन 22.7 के हिसाब से दिख रहा है तो 22.7 ले लेना, कैलकुलेशन में 22.4 के हिसाब से दिख रहा है तो 22.4 के हिसाब से काम करना। जो भी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं या जो बुकलेट्स मिलेंगे तुमको, उसमें सारे वैल्यूज 22.4 के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन पिछले 2-3-4 साल में जो भी जेई मेन से एडवांस से क्वेश्चंस आएंगे वो 22.7 के हिसाब से कैलिब्रेटेड है। बस ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नॉर्मली मेंशन नहीं किया करते हैं, ये चीज़ हम लोग गैस स्टेट में जब एसएटीपी कंडीशन मेंशन करते हैं तब वहाँ पे अलग से इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। एटलीस्ट हम तो वहीं पे इस चीज़ को मेंशन करते हैं। खैर, जैसे 1 मोल अगर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा तो 2 मोल कितना करना चाहिए, तो 2 × 22.4 करना चाहिए। तो x मोल कितना करेगा, तो इस केस में x मोल इंटू 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करना चाहिए वॉल्यूम। तो इस केस में एक कंसिडरेशन दिख रहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो हम लोग वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर के फॉर्म में, मिली लीटर मत समझ लेना। इससे हम लोग आराम से वॉल्यूम ऑफ कोई भी गैस निकाल सकते हैं एसटीपी कंडीशन पे। ये फैक्ट याद रखना। जहां से नंबर ऑफ मोल्स को तो हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स
निकालने के लिए 22.4 को लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर आराम से अप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो अभी तक नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन हम लोग के पास क्या था कि हम लोग वेट अपॉन मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरा रिलेशन क्या था, नंबर ऑफ स्पीसीज बाई एवोगाड्रो नंबर यूज कर रहे थे। और तीसरा एक ये रिलेशन है जो कि मोल को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होता है। ये तीनों फॉर्मूले मतलब बिल्कुल जवान पे होने चाहिए, क्योंकि सवाल मोल कंसेप्ट का हो या कहीं का भी हो, मोल कंसेप्ट में मोल वाला पार्ट यूज नहीं किया जाता, दूसरे टॉपिक्स में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये तीनों जो रिलेशंस है ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज आएगा ही आएगा। ये तुमको अपने आप याद हो जाएगा, 2 साल में हमको बोलना भी नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम बाई 22.4 अपने आप से ध्यान में रहेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आएंगे, तो उस चीज़ में ज़्यादा टेंशन लेने की तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, और अगर ऊपर का डेफिनेशन नहीं नोट किया तो बता देना, ऊपर का डेफिनेशन हम दिखा देंगे। और कहीं भी सवाल में, या भी जस्ट बोलने ही वाले थे, कहीं भी सवाल में अगर एनटीपी कंडीशन देगा तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन हम लोग इस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले पार्ट को एसटीपी कंसिडर करके ही काम करेंगे। इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना। एनटीपी बोला तो भी सेम कंडीशन लेते हुए चलना, होना नहीं चाहिए सेम कंडीशन। नॉर्मल का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर होना चाहिए। वो तो इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस भी नहीं, इंडिया में रूम टेम्परेचर कितना होता है ऑन एन एवरेज 30-35, लेकिन जो IUPAC का सिस्टम है उसके हिसाब से रूम टेम्परेचर 25 माना जाता है। नोट कर लो फॉर्मूले। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग एक छोटा सा रिलेशन और एक्सटेंड कर रहे हैं, जो लास्ट क्लास में एक्सटेंड मेंशन किया था नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से रिलेटेड। अब उसी में एक चीज और ऐड हो गया हम लोग का, कि हम लोग के पास वॉल्यूम से भी रिलेशन आ गया है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तो पहले एक रिलेशन निकाल रहे थे हम लोग इन पार्ट में, हम लोग का मास क्या होगा, हम लोग का नंबर ऑफ स्पीसीज क्या निकल के आ सकता है, और हम लोग इस बार एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे एड अप कर दे रहे हैं, हम लोग का वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होगा। तो पहले हम लोग केवल मास की बात कर रहे थे, एंड उसके अलावा फिर केवल हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज की बात कर रहे थे। ये हम लोग का सबसे बेसिक कैलकुलेशन था। लास्ट क्लास में सबसे पहले भी यही चीज मेंशन किया था, उससे पहले क्लास में भी लास्ट में यही मेंशन किया था। और इन सब को हम लोग आपस में रिलेट करने के लिए हमेशा मोल्स वाले पार्ट को यूज करते चल रहे थे, कि अगर हम लोग को मास से नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है तो हम लोग आराम से मोल्स के थ्रू जा सकते हैं। सेम चीज अब हम लोग वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। मतलब अब हम लोग एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम वाले पार्ट को मेंशन करते हुए भी काम कर सकते हैं। और क्या क्या रिलेशन यूज किया था तो तुम लोग को याद होगा, अगर हम लोगों को मोल्स वाले पार्ट से नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है मान लो, तो हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल्स वाले पार्ट में आना है तो हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से जब हम लोगों को एक मिनट, जब हम लोगों को कैलकुलेशन वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से मास में जाना है तो हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई करके काम कर रहे थे। और अगर हम लोगों को कैलकुलेशन वाले पार्ट में मास वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट में जाना है, तब इस कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग मोलर मास वाले पार्ट से डिवाइड करके काम कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से, एक मिनट, अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से वॉल्यूम में जाना है तो हम लोग 22.4 लीटर से, एक मिनट, हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोगों को उल्टा जाना होगा तो उस केस में हम लोग आराम से 22.4 लीटर से डिवाइड करके काम कर सकते हैं। वैल्यू ध्यान रखना लीटर्स के फॉर्म में है। तो एक चीज दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है अपने पास, ये पूरा का पूरा एक मिनट, एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा हम लोग का डायग्राम है, ये पूरा का पूरा डायग्राम एक वाई शेप में आ रहा है। यहाँ मोल्स है, यहाँ मास है, इधर स्पीसीज है, नीचे वॉल्यूम है। तो हम लोग इन जनरल इस पूरे रिलेशन वाले पार्ट को अपने लैंग्वेज में वाई डायग्राम बोल दिया करेंगे। हम हमेशा जब भी कैलकुलेशन करने बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे हाँ भी वाई डायग्राम का ध्यान रखो। अगर हम लोगों को मास से स्पीसीज में जाना है तो पहले मोल्स निकालेंगे। अगर हम लोग को मास से वॉल्यूम में जाना है तो मोल्स निकालेंगे।
अगर हम लोग को नंबर ऑफ स्पीसीज से वॉल्यूम में जाना है तो मोल्स निकालेंगे, हमेशा मोल्स के थ्रू कैलकुलेशंस करेंगे, इस चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है। नोट कर लो डायग्राम, और इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस पे आएंगे। ये माइक्रोफोन ऑफ रखो अपना, तुषार। डायग्राम नोट करो और कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। शुरू में कुछ सिंपल क्वेश्चंस है तो थोड़ा तेजी से कैलकुलेशन करना। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना पड़ेगा, बिना एसटीपी कंडीशन के हम लोग 22.4 यूज नहीं कर सकते, तो इसमें एट एसटीपी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस या O2 गैस एट एसटीपी कंडीशन। तो अगर हम लोग को ऊपर के रिलेशन वाले पार्ट को यूज करना है, हाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखा और हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो सिंपली वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 करेंगे। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन अभी जस्ट डिस्कस किया है इसलिए इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। 2.5 या इसी चीज को 5/2 लिख सकते हैं इंटू 22.4। तो यहाँ से टोटल वैल्यू 11.2 के फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ से हो जाना चाहिए 56 लीटर मेरे हिसाब से। अपना आंसर 56 लीटर के बराबर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली मूव करेंगे, वरना बहुत बोरिंग क्लास हो जाता है ऐसे धीरे धीरे काम करने में। और हम एक्चुअल में कभी इतना धीरे नहीं पढ़ाते, बहुत तेज बोलते हैं, बहुत तेज पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में मेरा स्पीड धीरे हो गया है फालतू का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करो। Calculate the volume occupied by 132 gram of CO2 at STP condition. Sir, 33.6 liter. 33.6 33 नहीं नहीं 67.2 लीटर सही आंसर है। बढ़िया अंशिका। चलो एक का आंसर आ गया तो हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। सवाल में वॉल्यूम निकालने बोला है और मास दे रखा है, तो अभी हम लोग थोड़ा उस रिलेशन को देख लेते हैं। मास दे रखा और वॉल्यूम निकालने बोला है, तो पहले मास से मोल्स में जाएंगे, फिर मोल से वॉल्यूम पे जाएंगे। तो मास से मोल्स पे जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, फिर मोल्स से जब वॉल्यूम में जाएंगे तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा, 132 ग्राम के बराबर, और मोलर मास अभी जस्ट आज पहले कैलकुलेशन में यूज किया था, तो यहाँ से 3 के बराबर निकल के आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, तो वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, इसका मतलब 66 और 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू होना चाहिए 67.2 लीटर के बराबर। कोई डाउट होगा तो तेजी से पूछते जाएंगे, डाउट नहीं होगा तो तेजी से छापते जाएंगे सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द कंबाइंड वॉल्यूम कर लेना या फाइंड द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 12.046 into 10 to the power 20 molecules of H2SO4 and 180 gram of CH3COH at STP condition। हिमांशु, आपने क्लास अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर। तो एक तो यार क्लास टाइम पे आया करो, क्योंकि अभी तुमको क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा, कहानी चल गया है आगे, बीच मूवी में आए आप, ठीक है। तो अगर क्लास Yes, छूट sir. जाता है तो उसका लेक्चर हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं, आपको मैसेज भी आया होगा, वहां से लेक्चर देख लेना ताकि क्लास में जो भी चीजें चल रही है वो समझ में आए, ठीक है। यस सर। और एक बार सुन ले, अगर आपको ये चीजें आती हैं, पहले से पढ़ रखा है आपने, तो आपको समझ में आएगा, बट नहीं आती है तो एक बार लेक्चर देख लेना। बट क्लास टाइम पे आया करो, उस चीज को डिले मत किया करो, ठीक है। यस सर। और भी कोई लगता है ज्वाइन किया अभी तो? कैलकुलेट करो भाई। आया किसी का आंसर? जल्दी बताओ। सर कैलकुलेशन करे बस आ रहे। अरे हाँ, और एक और चीज, कैलकुलेशन करने के लिए जिंदगी में कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करना, क्योंकि सबके हाथ में फोन होता है, सब कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा गलती होगा जो तुम लोगों को बहुत नुकसान करेगा एग्जाम में। कभी भी कैलकुलेटर यूज मत करना, कितना भी घटिया कैलकुलेशन हो, अप्रोक्सीमेशन यूज करो, बट कैलकुलेटर यूज मत करो। थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीजों का। सर approximately 67.648 648 liters। नहीं, शायद नहीं, हो भी सकता है। हाँ ठीक है, 67.648 नहीं। सर 67.2448। हाँ 67.2448। चलो भाई, एक आदमी का आंसर आ गया तो डिस्कशन शुरू करते हैं। टोटल वॉल्यूम निकालने बोला है, ऑक्यूपाइड बाय 12.046 into 10 to the power 20 molecules of H2SO4 and 180 ग्राम of CH3COH at STP condition। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 12.046 into 10 to the power 20 divided by एवोगाड्रो नंबर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज बाई एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.023 into 10 to the power 23। तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे 10 to the power -3 आएगा।
मतलब 2 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर वॉल्यूम निकालते हैं H2SO4 का, तो वॉल्यूम वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 22.4 लीटर के बराबर। तो ये कैलकुलेशन हो गया अपना 44.8 इंटू 10⁻⁻3, या फिर इसी चीज़ को लिख सकते हैं 0.0448। इसलिए तुम्हारा आंसर गलत है अंशिका, तुमने 0.448 कर दिया होगा कैलकुलेशन में। 8वां क्लास सर में by mistake I wrote 6.023 into 10⁻22. अच्छा चलो, फिर तो और That's why. बढ़िया काम कर दिया। चलो दूसरे वाले केस में जब Sorry, नंबर sir. ऑफ मोल्स में CH3COH निकालेंगे तो 180 ग्राम, और आज ही पहला कैलकुलेशन किया था, मोलर मास 60 के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से जब वॉल्यूम निकालेंगे CH3COOH का, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 67.2 लीटर्स के बराबर। अभी इस तरह कैलकुलेशन किया था 3 मोल्स के लिए। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 67.2 प्लस 0.0448 के बराबर ले सकते हैं। तो टोटल 67.2448। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में